morning students. This is online session of class 10th and I am discussing chapter first that is electricity. स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे ओम्स लॉ डिस्कस किया था। आज ओम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और ओम्स लॉ का जो ग्राफ मैंने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ को मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार रिकॉल आपका हो जाएगा। सबसे पहले ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर सपोज मान लीजिए किसी भी कंडक्टर से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमने उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया है। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए इस बात को। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंडक्टर कोई मेटेलिक कंडक्टर है मेरे पास और इसका एक एंड सपोज मान लीजिए ए और दूसरा एंड बी, ऑलराइट। अब इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस और टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड वी, ऑलराइट। इट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई यहां पर करनी पड़ेगी, दैट इज V इक्वल टू आई आर। कहीं कहीं पर कैपिटल आई या कहीं कहीं पर स्मॉल आई आपको डिनोशन मिल जाएगा, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे पास आ गया और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज V इक्वल टू आई आर, जहां पर V क्या है, V is applied voltage और पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, all right, and R is the resistance of the conductor, resistance of the conductor। क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट? ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आपसे। V इक्वल टू आई आर, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड और वी कैन से अप्लाइड वोल्टेज, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड R रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब जो इससे रिलेटेड ग्राफ आया था वो ग्राफ क्या था स्टूडेंट्स? सपोज मान लीजिए एक एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस, एक वाई। एक्स एक्सिस पे सपोज मान लीजिए हमने वोल्टेज ले लिया या पोटेंशियल डिफरेंस और वाई एक्सिस पे हमने करंट, ठीक, दिस इज ओरिजिन। यहां पर कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं वोल्ट की, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3, 4, 5। यहां पर V क्या है, वोल्ट, वोल्ट्स में लिया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। सेम यहां पर फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये करंट सपोज मान लीजिए एम्पियर में। करंट किस चीज में है, एम्पियर में। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यहां पर हमने पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं ली है, यहाँ पे हमने पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं है, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है इसीलिए इसको पॉइंट्स में कंसीडर किया गया है। 1 वोल्ट या 2 वोल्ट बहुत छोटा होता है इसीलिए यहाँ पर इसको पॉइंट्स में नहीं लिया गया है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा, या फिर ये कहना चाहिए जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। ठीक, तो वोल्ट जब 0 है तब करंट भी हमारा 0, जब वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट हो गया तो करंट की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी, जब वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया तब उस समय करंट की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। इसी तरीके से जब हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें करंट की वैल्यू बढ़ती मिल जाएगी, और जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। और ये जो स्ट्रेट लाइन है
ये हमें बताएगी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आ सकते हैं और वो न्यूमेरिकल्स हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम में। ऑल राइट, राइट डाउन। पहले आपकी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर जो अनसॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो सॉल्व करेंगे। राइट डाउन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, नोट करिए। जिनके पास बुक है वो बुक से देख सकते हैं। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट, एन electric iron draws a current of 3.4 ampere, 3.4 ampere from the 220 volt supply, from the 220 volt supply, from the 220 volt supply, what current will this electric iron, what current will this electric iron, will this electric iron, will this electric iron draw when connected to, draw when connected to when connected to 110 volt supply line, 110 volt supply line. दिस इज द न्यूमेरिकल। जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल करें और जब उनका आंसर आ जाएगा तब यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया हुआ होता है न्यूमेरिकल में वो नोट करना हमें चाहिए। जो भी वैल्यू हमें दी हुई है वो सब नोट करते हैं पहले। सबसे पहले गिवन डेटा, क्या क्या हमें वैल्यू दी हुई है। इलेक्ट्रिक ड्रॉज ए करंट ऑफ, करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यानी कि I इक्वल टू 3.4 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई। सप्लाई लाइन कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। इट मीन्स V इक्वल टू 220 वोल्ट। What current will this electric iron draw when connected to 110 वोल्ट। अब वो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर हम उसको इसके हाफ वोल्टेज पर अप्लाई करें, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट है, अगर हम उसको 110 वोल्ट पर अप्लाई करें तब वो कितना करंट हमें देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना चाहिए, V की वैल्यू हमारे पास है, I की वैल्यू हमारे पास है, हमें चाहिए रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हम ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। ऑल राइट, we know that V equal to IR and R equal to V upon I. What is the value of V? 220 volt. I
3.4। ठीक है, ये पॉइंट हटा के हम ऊपर 0 अप्लाई कर सकते हैं और जब इस फैक्टर को हम डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 64.7 ओम, 64.7 ओम, R इक्वल टू 64.7 ओम। अब यहाँ से हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट्स? आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। आप जानते हो आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में आर इक्वल टू हमारे पास आ गया आर 64.7 ओम, 64.7 ओम, और सप्लाई लाइन हमें दी हुई है 110 वोल्ट, V इक्वल टू 110 वोल्ट। यहाँ से ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट बहुत इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। वी नो दैट V इक्वल टू आई आर एंड I इक्वल टू V अपॉन R। V 110 वोल्ट अपॉन 64.7। ये रेशियो जब आप डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज 1.7 एम्पियर। .7 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बार इस न्यूमेरिकल को ट्राई कर लीजिए और जो भी न्यूमेरिकल मैं इस बोर्ड पर करा रहा हूं वो आपको सब अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए एक कंडीशन ध्यान रखेंगे ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में कि जो हमारा ओम्स लॉ है वो तभी एप्लीकेबल है जब कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट रहे। फिजिकल कंडीशंस मींस उसका टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया एक्सेट्रा। ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अगर एरिया बदल जाता है या लेंथ बदल जाती है तो फिर उसका रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब हम फैक्टर्स को चेंज करते हैं तब रेसिस्टेंस उनका किस तरीके से चेंज होता है। ऑलराइट, write down next numerical. An electric room heater draws बिल्कुल सेम इसी के तरीके से है जो मैंने अभी बताया था आपको। पेज नंबर 20, क्वेश्चन 30, हॉट्स हैं ये। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो वैल्यू दी हुई है वो नोट करता हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट मैं वो नोट कर रहा हूं। आई इक्वल टू दिया हुआ है 2.4 एम्पियर, आई इक्वल टू 2.4 एम्पियर। वी 120 वोल्ट। What current will this room heater when connected to 240 वोल्ट? ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, यहां से हम उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया था एक एग्जांपल में आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। V इक्वल टू आई आर एंड आर इक्वल टू V अपॉन आई, दैट इज 120 अपॉन 2.4। 0 पॉइंट हटाकर ऊपर 0, फाइनली ये आ जाएगा 50 ओम। आर इक्वल टू 50 ओम। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स?
50 ओम हो गई, यानी कि उस रेसिस्टेंस का जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक आयरन का वो 50 ओम है, और हमें पता है कि ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? सेकंड कंडीशन, V की वैल्यू चेंज हो जाती है 240 वोल्ट। V की वैल्यू 240 वोल्ट। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि करंट कितना होगा, I हमें फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 50 ओम, दैट इज V इक्वल टू आई आर एंड I इक्वल टू V अपॉन R, V 240 अपॉन 50, इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.8 एम्पियर। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हैं, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और दोनों कंडीशन इसमें हम अप्लाई करके आर की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर जो सेकंड कंडीशन में हमसे पूछ जा रहा है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा। हमें वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बतानी है जिसका सिंबल ओमेगा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर क्या होगा? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसके लिए हम सिंबल ओमेगा यूज करते हैं। ओमेगा का सिंबल कौन सा होता है? ये वाला। इसको कहीं कहीं पर ओमेगा और ओम भी बोल दिया जाता है कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, ओमेगा और वी कैन से ओम, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 32, the graph between V and I for a conductor is straight line passing through the origin। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, which law is illustrate by such a graph। कौन सा लॉ होगा वो? आंसर 32 ओम्स लॉ। ठीक है, जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, वो ग्राफ्स हमें किसके बारे में बताता है? ओम्स लॉ के बारे में बताता है। ठीक, ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? व्हाट शुड रिमेन कांस्टेंट इन अ स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। दिस लॉ यानी कि ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में कौन कौन सी कंडीशन सेम रहती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर, कोई सी भी आप लिख सकते हो, टेम्परेचर है, लेंथ, एरिया, एक्सेट्रा। कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, कोई सी भी कंडीशन आप नोट कर सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, मैं बोल रहा हूं, एम्पियर फ्लो through a wire, what potential difference is needed to make a current of 250 milliampere flow through the same wire। ठीक है, जो वैल्यू यहां पर दी हुई है मैं नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33,
बुक आई होप सभी के पास होगी, बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, V इक्वल टू 10 वोल्ट is needed to make a current of 0.02 ampere, I equal to 0.02 एम्पियर। ये वही है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स? सेकंड कंडीशन में करंट की वैल्यू हमें दे दी है और पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछे जा रहा है। करंट I इक्वल टू 250 मिली एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने के लिए मुझे सबसे पहले R की वैल्यू चाहिएगी यहाँ पर। तो R कहाँ से कैलकुलेट में करूँगा? R यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन I, 10 अपॉन 0.02, ये पॉइंट हटाकर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, एंड दिस इज फाइनल 500 ओम। R इक्वल टू 500 ओम। ये फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई करके क्या किया है? उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। रेसिस्टेंस कितना आ गया? R इक्वल टू 500 ओम। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 500 ओम, V इक्वल टू आई आर, एंड फाइनली V I की वैल्यू 250 मिली एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर यूनिट्स का कन्वर्जन हमें करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यूनिट्स सारी SI सिस्टम में ही होनी चाहिए। मिली एम्पियर दे रखा है तो इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 10 टू द पावर -3 R 500, V इक्वल टू, अब ये एक जीरो है, यहाँ पर दो जीरो हैं, तो 10 टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, 25 5 जा 125 वोल्ट। आंसर। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और उसको हम किस तरीके से फॉर्मूले की हेल्प से यूज कर सकते हैं। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 4 किलो ओम रेसिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। बहुत सिंपल है, बस यूनिट्स का कन्वर्जन इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन कौन सी वैल्यू हमें दी हुई है? ए करंट ऑफ I 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए रेसिस्टर, R की वैल्यू दी हुई है 4 किलो ओम, एंड वी हैव टू फाइंड V। अब यहाँ पर फिर यूनिट्स का कन्वर्जन हम लोगों को करना पड़ेगा। MA यानी कि मिली एम्पियर में दिया हुआ है, मिली एम्पियर में इसको कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। सेम यहाँ पर ये किलो ओम में दिया हुआ है, इसको ओम में कन्वर्ट करना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ऑलराइट, एंड वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, I 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड 4 इंटू 10 टू द पावर 3, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 4 जा 8, 800 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओम्स लॉ से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, लास्ट लेक्चर में भी किए थे और आज भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं।
अब जो न्यूमेरिकल्स बचते हैं एक्सरसाइज में वो एक बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे अपने घर पर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रैक्टिस सभी को करनी है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे तब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये आप अच्छे तरीके से जान जाओगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, रेसिस्टेंस कब चेंज होता है, इस बात के ऊपर होगा। जैसे कि लेंथ अगर हम चेंज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया अगर हम चेंज कर रहे हैं तब हमारा रेसिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया तब रेसिस्टेंस में किस तरीके से वेरिएशन आता है। ऑलराइट, ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप करके देखना एक बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मार्क आपको बताया हुआ है एरो मार्क। ठीक है, इस तरीके से एरो मार्क लगाएंगे टॉपिक पर जो भी टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।